प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार। और इस समय इस संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के प्राक कथन का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और प्राक कथन में भी हम लोग इस समय उसमें कुछ संज्ञा सूत्रों को दिया हुआ है, उसी का अध्ययन कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 30 पर मित्रों आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग कल की कक्षा तक इसके 8 संज्ञा सूत्रों को जो दिया है उसका अध्ययन कर चुके हैं। और अब आज की कक्षा का इस 9वें सूत्र से अध्ययन प्रारंभ करना है। आप लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक ओपन कर लीजिए, पृष्ठ संख्या 30। मित्रों, वहीं पर यह 9वां सूत्र दिया हुआ है। और मित्रों, मैं आप लोगों को विश्वास ये दिलाता हूं, आज तक आप लोगों ने इन सभी संज्ञा सूत्रों को रटा होगा, है ना। लेकिन आज हम लोग इसको रटने के साथ साथ समझेंगे और समझ लेंगे मित्रों एक बार तो एकदम उदाहरण के साथ। मैं आप लोगों को एकदम उदाहरण के साथ उसका प्रयोग क्या होता है, वह संज्ञा किस लिए की जाती है, इन सभी चीजों को बता करके हम समझाएंगे। तो जो आज तक आप लोग याद किए होंगे मित्रों, अब उसको समझ भी लेंगे। ठीक, तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक बाबूराम सक्सेना की मित्रों ओपन कर लीजिए। चलिए हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और एक बार मित्रों यदि समझ लेंगे ना आप लोग तो हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक, चलिए कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों हम लोग। तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मित्रों यह कैसा सूत्र है। तो यह संज्ञा सूत्र है ना। जैसे होता है कि संज्ञा सूत्र है कि विधि सूत्र है कि अधिकार सूत्र है, तो मित्रों यह संज्ञा सूत्र है। अर्थात क्या करता है, यह संज्ञा करता है। तो प्रश्न उठेगा ना कि कौन सी संज्ञा करता है, तब मित्रों यह कौन सी संज्ञा करता है, अंग संज्ञा करता है। ठीक, अंग संज्ञा करता है। अब फिर प्रश्न उठेगा कि किन कंडीशनों में किसकी यह अंग संज्ञा करता है। तब इसके लिए मित्रों चलिए हम लोग इस सूत्र में चलते हैं। तो कह रहे हैं कि यस्मात् प्रत्यय विधि यतदादि। तो यस्मात् अर्थात मित्रों जिस प्रकृति से हो सकता है मित्रों आप लोगों की सूत्र के परिभाषा से न समझ में आए, लेकिन उदाहरण से देखिएगा एकदम क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं जिस प्रकृति से प्रत्यय विधि, है ना। प्रत्यय विधि यानी कि प्रत्यय का विधान किया जाता है, प्रत्यय का विधान किया जाता है। ठीक, तो जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया जाता है तदादि, है ना, तो उसके आदि में तदादि अर्थात करें कि उसके आदि उस शब्द समूह के आदि में और उस शब्द समूह को लेके इन दोनों के परे जो प्रत्यय यानी कि प्रत्यय के परे होने पर इसकी अंग संज्ञा होती है। ठीक मित्रों, हौच पौच हो गया होगा, नहीं समझ में आया होगा। हम समझते हैं, जब तक से उदाहरण नहीं देखेंगे इसका अर्थ क्लियर नहीं होगा। ये जो तदादि कहा है ये क्यों कहा है। ठीक, तो देखते हैं। मान लेते हैं, देखिए हम लोग किसका, भू का। भू में मित्रों हम लोग मिप प्रत्यय लगा लेते हैं। किसको लगा लेते हैं, मिप प्रत्यय को लगा लिया। अब यह मिप प्रत्यय मित्रों आप लोग जानते होंगे तिप तजी मिप, है ना। तो यह मिप उत्तम पुरुष का एक वचन लगा लिया हमने। अब इसमें मित्रों एक विकिरण भी होता है शप का। तो शप का जब हम लोग विकिरण कर लेंगे इसमें तो भू धन शप हो जाएगा। शप के बाद क्या हो जाएगा, मिप। ठीक, एक विकिरण हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका देखिए लोप कर लेंगे। इसमें जो है कि श और प का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, ठीक है ना। श का लोप हो जाएगा और प का तो क्या बचेगा मित्रों, अ। और इसमें जो है प की संज्ञक होकर के लोप होकर के क्या बचेगा, म। आगे बातें समझ में, यानी भू अ म, यह 3 चीजें हम लोगों को प्राप्त हो गई। अब देखिए, अब यहां पर देखिए प्रत्यय, यहां पर अभी सूत्र को पकड़िए। अब सूत्र से इसको समझते हैं कि प्रत्यय के परे होने पर, यह हम लोगों का मित्रों प्रत्यय है, इसके प्रत्यय परे होने पर अब कहें जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया जाए। तो किस प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया गया मित्रों, इस भू धातु से। यह हम लोगों का क्या है, प्रकृति है ना। यह क्या हम लोगों की प्रकृति, इस प्रकृति से विधान किया गया। कौन, इस मीप प्रत्यय का विधान किया गया। राइट, अब कह रहे हैं कि
तदादि, ठीक, कि वह शब्द अगर बीच में कोई शब्द भी आ गया, जो विकरण हो गया ना, तो कह रहे हैं बीच में अगर कोई आ भी गया तो कह रहे हैं इस शब्द के साथ ही जो इसके आदि में जो प्रकृति होगी, इन दोनों को लेकर के इन दोनों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी मित्रों? अंग संज्ञा। यही इस चीज को अगर ये तदादि नहीं लिखे होते ना तो बड़ा खतरनाक हो जाता, सिर्फ भू की ही अंग संज्ञा होती। तो इन दोनों की, यानी कि जो शब्द, ये शब्द आ गया बीच में ये, और इसके आदि में जो प्रकृति है उससे तद आदि, उस शब्द के आदि में जो होगी उसको भी और इसकी भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी मित्रों? भ संज्ञा। अब आगे बात अंग संज्ञा, ठीक, अंग संज्ञा हो गया, राइट। चलिए अब देखिए, अब अंग संज्ञा हो गया तो ये तो समझ में आ गया ना कि अंग संज्ञा कहते किसको है कि प्रत्यय परे रहने पर पूर्व वाले शब्द समुदाय की अंग संज्ञा होती है। आप लोग इतना ही जानते रहे होंगे। लेकिन ये तदादि, यह इसके आदि में है तो इसकी भी अंग संज्ञा होगी, सिर्फ भू की ही अंग संज्ञा नहीं होगी, इसकी भी हो जाएगी। अब प्रश्न कल के भी कक्षा में एक हमारे भाई साहब, कोई भी मित्र है, अब नाम मुझे अच्छी तरह से कोई याद नहीं, कोई पांडे सर है हमारे, उन्होंने कमेंट्स किया सर उपधा संज्ञा का क्या कार्य होता है, उसको भी उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले अंग संज्ञा के कार्य को समझिए कि अंग संज्ञा किस लिए किया जाता है। ठीक, ये तो परिभाषा होगी। अब मगर मित्रों हम लोग कार्य में चलेंगे, अंग संज्ञा के कार्य को देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर भू है, यहाँ पर अ है मित्रों, है ना, तो हम लोग गुण करने के बाद अ आदेश करके क्या हो जाएगा यहाँ पर भव। बाकी की प्रक्रियाएं तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, भव धन मी, ठीक, ये हो जाएगा। अब मित्रों यहीं पर एक सूत्र आ जाता है, उस सूत्र का नाम है अतो दीर्घो यहीं, अतो दीर्घो यहीं, ठीक है ना, ये सूत्र आता है। यह क्या कहता है कि मिप प्रत्यय परे होने पर अकारांत, मिप प्रत्यय परे होने पर अकारांत अंग संज्ञा को दीर्घ हो जाता है, अकारांत असंज्ञा को दीर्घ हो जाता है मित्रों, है ना। तो मिप प्रत्यय तो परे है, तो अंग संज्ञा अगर सिर्फ मित्रों भ की ही माने होते तो फिर हमारा ये सूत्र काम नहीं करता। अब अ की भी यहाँ पर भ संज्ञा जब हो चुकी है तो य वाला जो यहाँ पर है तो इसकी भी भ संज्ञा हो गई। तो इस भ संज्ञा को हम लोग दीर्घ करके क्या बना लेंगे मित्रों? भवा, और मी को जोड़ देंगे मित्रों, भवामी हो गया। सिद्ध हो गया हम लोगों का भवति भवतः भवंती, भव से भवतः भवत, भवामी भवावा भवाम। तो भवामी मित्रों हम लोगों का ये लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन हम लोगों का सिद्ध हो गया। आगे बातें समझ में, तो ये आप लोगों ने समझ लिया होंगे कि यह कौन सी संज्ञा हो जाती है? अंग संज्ञा। ठीक, इसकी कौन सी संज्ञा हो गई? अंग संज्ञा। और इसका कार्य क्या हुआ? इस प्रकार से मित्रों एक ही नहीं, भिन्न भिन्न अलग अलग कार्य आ जाते, इस प्रकार से इसका मित्रों कार्य हो गया। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों हम लोग थोड़ी सी उनके उपधा संज्ञा करने की, कि उपधा संज्ञा करने से उनका क्या होता है। चलिए अच्छा पहले इसको एक बार हम लोग हटा लेते हैं, तो देखते हैं मित्रों हम लोग उपधा के प्रयोग को, कि उपधा का प्रयोग कहाँ होता है, किस प्रकार होता है। चूंकि मित्रों मैंने कल की कक्षा में सिर्फ उपधा संज्ञा किसकी होती है, उपधा संज्ञा किसको कहते हैं यही बताया था, उसके प्रयोग को नहीं बताया था। तो एक किसी पांडे सर है, किसी ने कमेंट्स किया, नाम तो मुझे अच्छे से स्मरण नहीं हो पा रहा है, अभी मैंने उनका कमेंट्स पढ़ा कि सर आपने उपधा संज्ञा बताया लेकिन इसके प्रयोग के बारे में नहीं बताए, कल की कक्षा में आप अवश्य बता दीजिएगा। तो ठीक है हमारे सर जी लोग, समझिए कि उपधा संज्ञा का प्रयोग कहाँ होता है, आप सारे लोग समझिए क्योंकि सभी लोगों के काम की चीजें हैं। ठीक, तो प्रारंभ से मित्रों हम लोग समझते हैं, है ना। सखी एक शब्द को ले लेते हैं, सखी शब्द को, और इसको हम लोग प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सिद्ध करते हैं। एकदम मित्रों धैर्य से बांध करके देखिए, एकदम आराम से समझ में आएगा, और साथ ही इसमें इस सूत्र का भी प्रयोग दिखाई देगा हम लोगों को, है ना, और आप लोगों का एक रूप भी सिद्ध हो जाएगा। चलिए, तो जब प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अगर सखी को हम लोग सिद्ध यदि करेंगे तो प्रथमा के एक वचन में कौन सा प्रत्यय लगता है? सु औजस में सु लगता है। ठीक, चलिए हम लोगों ने सु यहाँ पर लगा लिया। अब मित्रों हम लोगों का यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है अनंग सौ। ठीक,
आराम से समझिए मित्रों, यह ऐसा नहीं है कि यह आप लोगों के काम की चीजें नहीं है, बिल्कुल काम की चीजें हैं। बारिश भी हो रही है, देखिए गड़गड़ाहट हो रही है ना। अनंग सौ सूत्र, यह सूत्र कहता है कि संबुद्धि भिन्न सु परे होने पर, संबुद्धि भिन्न सु परे होने पर, तो ये मित्रों संबुद्धि से भिन्न संबोधन माने प्रथमा विभक्ति में है। तो संबुद्धि से भिन्न सु प्रत्यय परे होने पर अंग संज्ञक सखी शब्द से, अंग संज्ञक सखी शब्द से सखी शब्द को मित्रों अन आदेश हो जाता है। क्या? अनंग आदेश हो जाता है मित्रों, अनंग आदेश हो जाता है। तो अनंग में से मित्रों हम लोग जब लोप कर लेंगे तो क्या बचेगा? अन बचेगा, तो यानी कि अन आदेश है ना। तो इस सूत्र के द्वारा मित्रों हम लोग इसके पर जब अन आदेश यदि करते हैं तो फिर एक सूत्र आता है गिच, उस सूत्र के द्वारा इसके अंतिम इकार पर ही यह अन आदेश होगा। तो जब अंतिम इकार पर मित्रों हम लोग अन आदेश करेंगे तो क्या बन जाएगा? सखन और धन। अब इसमें से भी इत संज्ञा करके लोप कर लें तो क्या बच जाएगा? स। ठीक, आ गई बातें समझ में? अब स्वर निकल गया तो स बचा। अब मित्रों अब इसकी देखिए आवश्यकता आ गई उपधा की। तो बताइए इसमें उपधा कौन संज्ञा होगी? सखन में उपधा तो अलोन त्याद पूर्व उपधा, कि अलो में जो अंतिम हल होगा उसके पूर्व की उपधा होगी। तो मित्रों इस न के पूर्व में क्या है? अ है, इस अ की उपधा संज्ञा। ठीक, चलिए अ की उपधा है ना, इस अ की उपधा संज्ञा हो गई। ठीक, अब देखिए जब इस अ की उपधा संज्ञा हो गई तब मित्रों अगला सूत्र आ जाता है हम लोगों का कि सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध है ना, चा संबुद्ध। यह सूत्र क्या कहता है कि संबुद्धि भिन्न, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान संज्ञक परे होने पर नकारांत अंग संज्ञा की, नकारांत अंग संज्ञा की उपधा की दीर्घ हो। मित्रों अंग संज्ञा की भी चर्चा आ गई, अब पहले लिख लेते हैं तब समझिएगा, है ना। ये क्या कह रहे हैं, यह सूत्र क्या कह रहा है, ऐसे समझिए एकदम आराम से मित्रों कि नकारांत अंग की, नकारांत जो अंग की उपधा को, अंग की उपधा को दीर्घ, उपधा को क्या हो जाए? दीर्घ हो। कौन सूत्र किया? यह सूत्र किया। अब देखिए मित्रों यह नकारांत अंग, तो इसकी भी अंग संज्ञा होगी कि नहीं होगी? जैसा कभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्यय, प्रत्यय के परे होने पर ये जो पूर्व शब्द समुदाय होता है उसकी अंग संज्ञा हो गई। तो इसकी अंग संज्ञा हो गई। अब इसकी अंग संज्ञा हुई तो कैसी है? नकारांत अंग संज्ञा है। और यह सूत्र क्या कहता है सर्वनाम स्थान है कि सर्वनाम स्थान संज्ञक, यानी कि मित्रों 100 की सर्वनाम स्थान संज्ञक भी तो है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सु और जस अमौट, यह 5 प्रत्यय जो होते हैं सर्वनाम स्थान संज्ञक होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं सर्वनाम स्थान संज्ञक है तो इसकी अब अंग की उपधा को दीर्घ हो जाएगा। तो उपधा को मित्रों यहां पर क्या हो जाएगा? दीर्घ। तो क्या बन जाएगा? सखान और धन स। अब बताइए मित्रों, अब उपधा का प्रयोग, उपधा का कार्य एक उदाहरण में तो आप लोग समझ लिए। इसी प्रकार से मित्रों उपधा को बोल बोल करके, उपधा को हरस हो, उपधा का लोप हो, उपधा का दीर्घ हो, उपधा को फलाना हो, उपधा को ढिमका हो, इसी प्रकार से कई ठो उपधा का प्रयोग आ जाता है ना। तो हो गई कि नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ हो। यह सूत्र तभी काम करेगा जब इसमें उपधा रहेगा, जब उपधा नहीं रहेगा तो यह सर्वनाम स्थान संज्ञक काम कहां से करेगा? ठीक मित्रों, अब इसके बाद चलिए, अब जब आ गया है तो हम लोग इसको पूरा सिद्ध ही अब कर ये देते हैं। तो मित्रों अगला सूत्र आ जाता है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। इस सूत्र से इसकी जो है एक अल की अप्रिक्त संज्ञा हो जाती है इस स की, है ना, हलंत लगा लेते हैं। इस स की क्या हो जाएगी? अप्रिक्त संज्ञा। इस स की जब मित्रों अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी तो हलंग्या बेभ्यो दीर्घात सूत्र आ जाता है। हलंग्या बेभ्यो दीर्घात सूत्र, यह हम लोग प्रत्यय में कई बार इसको अध्ययन कर भी चुके हैं, है ना। हलंग्या बेभ्यो दीर्घात सूत्र से इसका लोप हो जाता है। इसका जब लोप हो जाएगा मित्रों तो क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सखान बचेगा। और जब सखान बचता है तो उसके बाद हम लोगों का न लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र आ जाता है। ठीक है ना, कौन सा सूत्र? न लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र आकर के मित्रों क्या कर लेता है? इस न का लोप कर देता है,
इस न का लोप। ठीक, तो क्या बच जाता है मित्रों, सखा, और यह प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप बन गया हम लोगों का। इस प्रकार से मित्रों आप लोग एक रूप की सिद्धि भी जान लिए, और अंग संज्ञा का प्रयोग भी, अंग संज्ञा किसको कहते ये भी देख लिए, और उपधा के प्रयोग को भी देख लिए। तो हम उम्मीद करते हैं हम अपने सभी भाइयों बहनों से कि यह अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, काफी समय ले लिए हम आप लोगों का इस पर। अगले सूत्र के तरफ 10वें। तो 10वां सूत्र है मित्रों यची भम, उसी पृष्ठ संख्या 30 पर दिया हुआ। देखते हैं इसको, आप लोगों ने अभी तक सिर्फ देखा होगा, याद किया होगा, अब हम लोग इसको प्रयोग के द्वारा भी मित्रों देख लेंगे तो एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यह देखते हैं यह कैसा सूत्र है मित्रों, तो संज्ञा सूत्र है। यह कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा करता है मित्रों, तो भ संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है, भ संज्ञा। किसकी करता है, तो देखिए यची भम, यची भम। अब मित्रों इसका अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि यकार आदि, इस तरह से हम नोट कर लेते हैं, यकार आदि, एक कंडीशन यह रखते हैं कि यकार आदि हो, और दूसरा कंडीशन रखते हैं मित्रों अचादि हो, यानी अजादि हो, अर्थात अच जिसके आदि में हो। ठीक, तो यकार आदि हो चाहे और फिर या फिर अजादि हो, इन प्रत्ययों को सु से लेकर के कप तक के प्रत्ययों को, है ना, सु से लेकर के कप तक के प्रत्यय परे होने पर, सु से लेकर के कप तक के प्रत्यय परे होने पर, है ना, पूर्व शब्द समुदाय की भ संज्ञा होती है, लेकिन सर्वनाम स्थान संज्ञक को छोड़कर। ढेर सारे कंडीशन रख दिए, है ना, कि सर्वनाम स्थान संज्ञक को छोड़ करके। अब मित्रों जरा अब इसको प्रयोग में देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। अब प्रयोग में देखते हैं मित्रों विशोपा, विशोपा शब्द को ले लेते हैं हम लोग। इस विशोपा शब्द को हम लोग सिद्ध करते हैं द्वितीया के बहुवचन में। द्वितीया के बहुवचन में जब सिद्ध करते हैं तो सु और जस अम और शस, यह होगा। द्वितीया का बहुवचन ले लेंगे शस, ठीक है ना। अभी शस में मित्रों श का अवलोप हो करके क्या बचता है हम लोगों के पास, विश्वपा धन अस, है ना, ये बचता है। अब देखिए अब ये वाला सूत्र आप लोगों को उदाहरण से एकदम समझ में आ जाएगा, सेट हो जाएगा दिमाग में। कंडीशन सुनिए, पहला कहते हैं कि यकार आदि प्रत्यय हो, यकार आदि हो तो यह जिसके आदि में हो तो चलेगा, और नहीं यकार आदि ना हो तो अचादि हो, अच जिसके आदि में हो। तो मित्रों यहाँ पर अच आदि में है ना, यह चीज लोप करके हम लोग देखेंगे, इतना याद रख लीजिएगा। तो लोप हमने कर लिया, अब लोप कर लिया तो हमको अच आदि में प्राप्त हो गया, यह कंडीशन पूरा हो गया। अब दूसरे कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं कि सु से लेकर के कब तक, तो हमारा ये सु से लेकर के कब तक वाले में सु और जस अम और सस, यह तीसरा द्वितीया के बहुवचन में जो होता है प्राप्त हो गया। तो ये वाला भी कंडीशन मित्रों पूरा हो गया। अब परे होने पर, तो परे तो यह है ही है, इसके पर में तो है ही है। अब इसके बाद कहते हैं एक चीज कंडीशन और रख देते हैं मित्रों कि सर्वनाम स्थान संज्ञक को छोड़ करके, ठीक, सर्वनाम स्थान संज्ञक को छोड़ करके। अभी मित्रों कल भी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो सु से हम लोग चलेंगे तो 5 शुरू के सर्वनाम स्थान संज्ञक होते, सु और जस अम औट। तो ये अब इस तरीके से हम लोग यदि लिख लें सु और जस, इधर मित्रों क्या है अम औट, फिर क्या लिख दें हम लोग सस। तो यहां पर हम लोगों की यह जो 5 हैं, यह जो 5 है, यह कौन होंगे मित्रों, सर्वनाम स्थान संज्ञक। शायद कल पढ़ चुके हैं या फिर आगे आएगा, ठीक है, कल है तो पढ़े इसको, कल का लास्ट सूत्र था ना। तो ये 5 मित्रों क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञक। तो सर्वनाम स्थान संज्ञक को छोड़कर तो यह भी कंडीशन हमारा पूरा इन 5 में से तो ये है नहीं। अब हम लोगों के यह सस है, कंडीशन पूरा। तो जब ये सारे कंडीशन मित्रों पूरा हो गया, फिर से सुनिए, पहला कंडीशन इसका क्या है, भ संज्ञा का, कि यकार आदि या अचादि प्रत्यय परे होना चाहिए है। दूसरा कंडीशन कहता है सु से लेकर के कब तक के ही होना चाहिए, दूसरे प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन कहते हैं कि सर्वनाम स्थान संज्ञक को छोड़ करके होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशन को मित्रों ये पूरा कर लिया। तो इस वाले पूर्व शब्द समुदाय की क्या हो गई, अब
ये भ संज्ञा, अब भ संज्ञा हो गई। अब मित्रों हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो एक सूत्र हम लोगों को, अब ये जो भ संज्ञा का काम करने के लिए आया, भ संज्ञा का कार्य क्या है, अब इसका कार्य देखिए। तो सूत्र आ जाता है मित्रों आतो धातु, आतो और फिर धातो, ये सूत्र आ जाता है। यह सूत्र कहता है अकारांत धातु, अकारांत धातु जिसके अंत में हो ऐसे भ संज्ञक के अंग का लोप हो। फिर से समझिए, अब भ संज्ञा का ही लोप करेगा और अकारांत होना चाहिए, है ना, ये आतो धातु कहता है। फिर से समझिए इसको, आतो धातु का कि अकारांत हो, अकारांत हो और प्लस कहता है कि भ संज्ञक हो। क्या कहता है मित्रों, भ संज्ञक हो। ठीक, तो ऐसे भ संज्ञक का लोप हो जाए। तो जरा बताइए यह आकारांत है कि नहीं धातु है, आकारांत शब्द है और यह हमारा क्या है, भ संज्ञक है। तो यह अस परे हुआ तभी तो इसकी भ संज्ञा हुई ना। तो भ संज्ञा हुई तब हमको ये सूत्र जो काम कर रहा है, तो भ संज्ञक का कार्य मित्रों तब तो समझ में आ गया ना, भ संज्ञक का प्रयोग या फिर कार्य। तो इस आ का लोप कर देगा भ संज्ञा होने पर। भ संज्ञा नहीं रहता तो लोप नहीं होता। जब लोप हो गया क्या हो जाएगा, विश्वप, विश्वप धन अस। अब मित्रों हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाता है, यह विश्वप अ चला आएगा, विश्वप स। अब इस स का मित्रों क्या हो जाएगा, अ तो प में चला गया, अब स का क्या हो जाएगा, स को रुत्त हो जाएगा, उस रेप को विसर्ग हो जाएगा मित्रों, और विसर्ग करके हम लोग क्या बना लेंगे, विश्वपः। यह परीक्षा का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। ऐसा मत समझिए कि इतनी सिद्धि हम लोग पढ़ रहे हैं तो यह व्यर्थ है, बस रट्टा मार लेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है मित्रों। यह जो अभी हम लोगों ने ये सब पढ़े ना, तो इस तरीके से जब गहन अध्ययन करेंगे ना विस्तृत एकदम, तो चीजें बार बार कुछ रिपीट होती हैं। जब रिपीट होती हैं तो यहाँ सेट हो जाती हैं, है ना। तो अब रट्टा मार करके देखिए टीजीटी नहीं निकलेगा, है ना। टॉप निकल सकते हैं लेकिन टॉप नहीं करेंगे। तो हम लोगों को टॉप करना है, क्या करना है, टॉप करना है। तो कुछ इस तरीके से मित्रों जब पढ़ लेंगे तो विश्वपः हम लोगों का रूप भी सिद्ध हो गया। और यह रूप कहाँ बनता है मित्रों, द्वितीया के बहुवचन में, द्वितीया के बहुवचन में बन जाता है विश्वपः। राइट, सस लगा करके सिद्ध कर ले मित्रों। ये अजंत प्रकरण के अंतर्गत ये सब आते हैं। चलिए अब हम समझते हैं मित्रों, ये भ संज्ञा भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इससे संबंधित कोई भी परीक्षा में मान लेते हैं, अगर आप लोगों को परीक्षा में देखिए जो प्रश्न पूछेगा कि यह आप लोगों को उठा करके रख दिया, अब यह कह देगा, विकल्प ऑप्शन में रखेगा, इस विश्वपा की कौन सी संज्ञा होगी, इस विश्वपा की कौन सी संज्ञा होगी, तब क्या कीजिएगा, है ना। भ संज्ञा होगी कि घु संज्ञा होगी कि घ संज्ञा होगी, इसमें से कौन संज्ञा होगी, तरप संज्ञा होगी, कौन सी संज्ञा होगी मित्रों, है ना। तो हम जब ये जानते रहेंगे तभी लगा पाएंगे कि यह भ संज्ञा होगी। राइट, और उसी प्रकार से जो पहले भी हम लोग मित्रों अध्ययन किए थे, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सूत्र है 11वां मित्रों, दा धा घ दा। ठीक, देखते हैं इसको भी हम लोग। सबसे पहले देखते हैं यह कैसा सूत्र है, तो संज्ञा सूत्र है मित्रों। यह हम लोगों को याद कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर परीक्षा में एक दो प्रश्न तो रहता ही है कि यह सूत्र में, यह सूत्र कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, परिभाषा सूत्र, अधिकार सूत्र इत्यादि। तो याद कर लेना संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा करता है, घु संज्ञा करता है। किसकी घु संज्ञा करता है, देखते हैं। कह रहे दा और धा, अर्थात कह रहे कि दा रूप वाली, है ना, दा रूप वाली जो धातु होगी, ठीक, दा रूप वाली धातु, और उसके बाद कह रहे कि धा रूप वाली धातु, धा है ना, तो धा रूप वाली धातु, इन दोनों की, ठीक, इन दोनों की मित्रों कौन सी संज्ञा हो जाएगी, घु संज्ञा। राइट ना, लेकिन एक कंडीशन रख देते हैं, कहते हैं घु यहाँ पर है ना, दा धा घु, फिर है मित्रों अदाप, अदाप अर्थात अदाप, कह रहे हैं कि दाप और दैप को छोड़ करके, दाप और दैप को छोड़ करके इन दोनों को छोड़ेंगे भैया, और इन्हीं दोनों को पकड़ेंगे, इन्हीं दोनों की घु संज्ञा होगी। अब मित्रों आप लोगों को एकदम स्पष्ट बता दे रहे, इसमें आप पूरे परीक्षा भर में जीवन में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना।
इसमें देखिए इस प्रकार के दा रूप वाले अगर देखा जाए तो कुल मिला जुला करके इस दा रूप में 4 धातुएं हैं, है ना। इस दा रूप में हम लोगों को 4 धातुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। और धा में हम लोगों को कुल 2 धातुएं प्राप्त होती हैं पूरे धातु पाठ में, है ना। नोट कर लीजिए एकदम, धातु पाठ में इस प्रकार के दा रूप वाली 4 धातुएं और धा रूप वाली सिर्फ 2 ही धातुएं हम लोगों को प्राप्त होती हैं। अर्थात सिर्फ 6 ही धातुएं ऐसी हैं जिनकी क्या भू संज्ञा होगी। तो क्यों ना हम लोग इन 6 धातुओं को देख लिया जाए, झमेला खत्म हो जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगा। तो मित्रों एक इसमें जो पहली होगी, इसका जो देखिए पहली धातु होगी, है ना, दाण, दाने अर्थ में, दाण दाने, है ना। जो पहली धातु होगी वह दाण दाने अर्थ में हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें जो दूसरी धातु है डुदाय, डुदाय, है ना, यह भी मित्रों किस अर्थ में हो जाएगी, दाने, ठीक, ये हो गई। अब इसकी यह दूसरी हो गई, यह पहली हो गई। और इसके बाद मित्रों जो तीसरी धातु है वह है 2 अवखंडे, 2 धातु है और किस अर्थ में है, अवखंडे, ठीक, नोट कर लीजिएगा, 2 धातु है अवखंडे अर्थ में है। और इसके बाद मित्रों जो चौथी धातु है वह है देंग, देंग, नोट कर लीजिएगा, अंगा अंगा के नीचे हलंग हलंत, देंग है। और यह जो है कि रक्षणे अर्थ में है, किस अर्थ में है, रक्षणे अर्थ में। तो मित्रों हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इन 4 धातुओं को याद कर लेना है। 2 डुदाएं, दाण, डुदाएं, 2 और देंग, यही 4 धातु, एक दाने अर्थ में, ये भी दाने है, ये अवखंडे अर्थ में, ये रक्षण अर्थ में है, ठीक, ये 4 हो गई। और अगर हम लोग इसको देख लिया जाए अब, है ना, इस धा धातु में, धा धातु में मित्रों हम लोगों को एक तो है डुधाय, डुधाय। अब मित्रों इसमें देखिए होता है डू का लोप हो जाता है, या का लोप हो जाता है, धा ही बचता है। इसमें भी अड़ा का लोप हो जाएगा तो दा ही बचेगा ना। तो यह दा रूप वाली धातु हो गई, तो घु संज्ञा हो गया इसका। यह डुधाय धातु है, यह मित्रों है धारण पोषणयो अर्थ में, है ना, धारण पोषणयो अर्थ में, पोषणयो, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है मित्रों लिखने में, कभी इधर उधर दिमाग चला जाता है, त्रुटि हो जाती है, तो उसके लिए मुझे खेद है, क्षमा कीजिएगा आप लोग। धारण पोषणयो अर्थ में यह 5वीं हो गई, और 6वीं कह लें या फिर इसका एक कह लें। यह पहली और ये दूसरी, यह पहली और दूसरी धातु कौन है मित्रों, धेट, है ना, यह धेट है। इस तरह चंद्र बिंदु लगा लेंगे, धेट पाने अर्थ में, ठीक। तो बस मित्रों हम लोगों को यह 6 धातुओं को याद कर लेना है, यही एकदम नोट कर लीजिएगा। मैं कह दे रहा हूं, चाहे आप लोग अपने बाबूराम सक्सेना की पुस्तक में ही जहां पर ये दिया हुआ है ऊपर में, इन 4 धातुओं को दा और धा में 2 धातुओं को नोट कर लीजिएगा। सिर्फ यही 6 धातुएं हैं जो कि परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि इनकी कौन सी संज्ञा होगी तो भू संज्ञा होगी, आराम से लगा ये निकाल लीजिएगा, ठीक। अब लग रहा हमारा लंबा मित्रों कक्षा खींच रहे, कहीं आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे होंगे, बोर हो रहे होंगे तो बताइएगा, कक्षा को शॉर्ट कर देंगे, ठीक। चलिए अच्छा इसको और भी 60 मिनट समझ ही लेते हैं, इसके प्रयोग को फटाक दे देख लेते हैं कि घू संज्ञा का प्रयोग करने का अर्थ क्या है। तो मित्रों जैसे हम लोग दा धातु होता है, जब उसका हम रूप ये बनाते हैं तो जैसे कि दीयते, क्या बना लेते हैं, दीयते, यह बनाते हैं ना, तो यह दा को ही इकार होता है। एक सूत्र जैसे आता है घुमास्था, घुमास्था करके एक सूत्र आता है, इस सूत्र क्या करता है, दा को यहाँ पर घु संज्ञकों को इत्व करता है। फिर से समझिए, यह सूत्र जो घु संज्ञक होगा उसको इत्व कर देता है, अर्थात इस दा धातु हुई है, दियते में दा धातु है ना, तो यह दा धातु है तो घु संज्ञक हुआ ना, घु संज्ञक हुआ तो यह जब आ जाता है तो कहता है घुमास्था करके और आगे है लंबा सूत्र, ठीक है। तो यह सूत्र आता है तो कहता है इस दा को इत्व हम कर देंगे, तो यह हो जाता है इसका कार्य। तो घु संज्ञक होने के कारण इस सूत्र के द्वारा इत्व हो करके दीयते, धीयते इत्यादि बनता है ना, दीयते, धीयते, धा का धीयते बन जाएगा। तो ये इसका कार्य हो गया, प्रयोग हो गया। तो हम समझते हैं मित्रों,
ये भी फुल एंड फाइनल। बढ़ते हैं आगे। तो अब अगला 12वां सूत्र, 12वें नंबर पर जो सूत्र दिया है वह है तरप तमपा उघा। बड़ा ही आसान सा सरल सा सूत्र है मित्रों, कभी परीक्षा में कंफ्यूज नहीं करने वाला सूत्र है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं यह कैसा सूत्र है मित्रों। संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा करता है? घ संज्ञा करता है, नो डाउट। किसकी घ संज्ञा करता है? कर इस तरप की करता है और तमप की करता है घ संज्ञा, है ना। यह हम सभी लोग जानते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर इसका एक प्रयोग भी दिखा दीजिए, डिमांड हो। चलिए हम लोग फटाफट इसका एक झटके में, है ना, झटका अलंकार में किसका प्रयोग भी देख लेते हैं। तो देखिए एक हम लोग किम शब्द से बाकी इसमें और कुछ छोड़ देते हैं। किम शब्द से हम लोग तरप तमप प्रत्यय लगा लेते हैं, तमप प्रत्यय लगा लिए, ठीक। अब प का लोप होकर के मित्रों क्या बच जाता है हम लोगों का? किम धन तम, यह प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम लोगों का सूत्र लग जाता है मोनुस्वारा। कौन सा सूत्र? मोनुस्वारा सूत्र लग जाएगा और म को अनुस्वार होकर के कहाँ चला जाता है मित्रों? क के ऊपर किम, और अब आगे जो है तम आकर के मिल जाएगा, हो जाएगा तम, ठीक। अब याद रहे कि यह इसकी इसकी घ संज्ञा है, इसकी घ संज्ञा है। किस सूत्र से? इसी तरप तमप घ से, क्योंकि इसमें तमप प्रत्यय लगा है, इसलिए इस इन तम शब्द का, इस शब्द समुदाय की घ संज्ञा ऑलरेडी बन चुकी है इस सूत्र के द्वारा। तब मित्रों एक सूत्र आ जाता है कि किम, है ना, किमेतिं व्यय, ठीक, व्यय, और भी आगे करके है ना घा दाम द्रव्य प्रकर्ष अर्थ में। इस सूत्र से मित्रों क्या होता है? कहता है कि जब यदि घू संज्ञक अगर शब्द होगा, घू संज्ञक शब्द होगा मित्रों, तो यहाँ पर कहता है कि आम आ जाता है। तो यही इसका घू संज्ञक करें, घ संज्ञक, तो यही मित्रों इस घ संज्ञा होने का कार्य है ना। ये सूत्र तभी लागू होगा जब यह घ संज्ञक रहेगा। तो घ संज्ञक मित्रों परे होने पर आम आदेश हो जाता है। अब जरा बताइए, फिर से देखिए, यहीं पर पकड़ने शुरू स्टार्ट कर दीजिए। इस शब्द समुदाय की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, है ना। तो मित्रों याद रहे कि यह आकार या अचादि प्रत्यय परे होने पर पूर्व वाले शब्द समुदाय की, है ना, सर्वनाम स्थान संज्ञक छोड़कर है, तो पूर्व वाले शब्द समुदाय की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भ संज्ञा। तो भ संज्ञा होने का प्रतिफल हमें यह प्राप्त होगा कि अगला सूत्र आ जाता है मित्रों कि यह सेती च। कौन सा सूत्र आ जाता है? यह सेती च। यह सूत्र आ करके इसके आकार का लोप कर देता है। कहता है भ संज्ञक को हम इसके आकार का लोप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा मित्रों? किम त म, ठीक। अब यह हम आम को इसमें ला करके अगर मिला देंगे मित्रों तो हो जाएगा किम तमाम, है ना, किम तमाम, राइट। अब इसमें मित्रों वैकल्पिक जो है वा पदांतस्य से अगर इस अनुस्वार का हम लोग वो कर देंगे, यानी कि नकार, तो किम तमाम, यह दो रूप सिद्ध हो जाते हैं सुआदि उत्पत्ति करने के पश्चात। तो मित्रों घ संज्ञा का भी कार्य आप लोगों ने देख लिया, इसका प्रयोग भी देख लिया और समझ भी गए होंगे। अगर परीक्षा में आप लोगों से इस प्रकार से पूछ दिया मित्रों कि यह किम तम आम, है ना, इस किम तम की कौन सी संज्ञा है? तो घ संज्ञा है। अरे घ संज्ञा है, लेकिन याद रहे, है ना, कि आम प्रत्यय, यह घ संज्ञा है लेकिन आम प्रत्यय लग जाने के बाद, चलिए छोड़ दीजिए उसको, ठीक। हम समझते हैं, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट नहीं कहेंगे, समय लग गया। तो 13वें नंबर पर सूत्र दिया है नवेति विभाषा। यह सूत्र मित्रों इतना सरल है कि आप सभी लोग जानते होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर इतना समय देना व्यर्थ जाएगा। क्योंकि विभाषा सभी लोग जानते हैं, विभाषा संज्ञा उसकी होती है जहां पर कोई भी कार्य एक बार विकल्प से होता है, एक बार विकल्प से नहीं होता है, तो उस स्थान पर कौन सी संज्ञा हो जाती है? विभाषा संज्ञा, सभी लोग जानते हैं। अब अगला 14वां सूत्र को देख लेते हैं मित्रों, कौन सा है? कत्कत्वतु निष्ठा, है ना। अब मित्रों यह भी बताइए, अब यह भी तो सभी लोग जानते हैं कि कत्कत्वतु इन दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। इसका प्रतिफल क्या होता है?
जब हम लोग शुशः कह आप सूत्र देखे होंगे, बहुत इसके प्रयोग मित्रों एक दो नहीं बहुत देखने को मिलते हैं। जब शुशः क से मित्रों जब हम कत प्रत्यय लगाते हैं क का तो संज्ञक होकर के लोप हो जाता है, तब बचता है। ठीक है, तब हम लोगों को क्या एक सूत्र आता है ना, शुशः कह, शुशः कह यह सूत्र आता है। या क्या कहता है कि निष्ठा के तकार को क हो जाए, निष्ठा के त को क आदेश करता है। तो निष्ठा होने का फल यही मिलता है, क्योंकि कतवतु की निष्ठा से कतवतु की निष्ठा संज्ञा है, तो इसके त को क होकर के क्या बन जाता है, शुष्का बन जाता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इसका चाहे प्रयोग हो चाहे ये हो, आप सभी लोग प्रायः जानते ही हैं। चलिए ठीक है, अब आगे है मित्रों, अगला सूत्र को देखते हैं। तो अब अगला 15वां सूत्र है हलो अनंतराह संयोगः। अब मित्रों यह सूत्र तो इतना सरल है कि आप सभी लोग बड़े आराम से जानते होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो सरल होता है मित्रों इस तरह का ना, तो सटीक कहे मतलब सच कहिए तो उसका उतना पढ़ाने का इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि आप सभी लोग इसको जानते हैं। लेकिन चलिए क्रम से अध्ययन करना है तो थोड़ा देख ही लिया जाए, देखना तो पड़ेगा ही। चलिए, तो कहते हैं हलो अनंतराह, अर्थात कि जब अच के व्यवधान से रहित हल को, हल की संयोग संज्ञा होती है। किसके? अच के व्यवधान से रहित हल की संयोग संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण में देखा जाए, हम लोगों के बाबूराम सक्सेना में ही जब दिया हुआ है, तो हम लोग दूसरा उदाहरण क्यों लें? भव्य है। अब इसमें देखिए भ है, भ में से निकाल देंगे मित्रों अ बचेगा, फिर इसके बाद क्या है व। अब व में तो स्वर कोई है नहीं, इसके बाद क्या है मित्रों य में भले ही अ है, य में क्या है अ है। तो मित्रों यहाँ पर अगर देखा जाए तो अच का व्यवधान देखिए, भ के बाद व आया है तो यहाँ पर अच का व्यवधान है, लेकिन व के बाद यह आया है तो बीच में अच का व्यवधान नहीं है ना। और यह के बाद मान लेते अच्छा, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम लोगों को मित्रों जो यहाँ पर है व और यह में कोई भी अच नहीं है ना, यानी कि अच के व्यवधान से रहित है, इसमें अच का व्यवधान नहीं है। तो अच के व्यवधान से रहित शब्द की हल की कौन सी संज्ञा हो जाती है मित्रों? संयोग संज्ञा हो जाती है। तो अतः इन य और व की मित्रों कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी, सभी लोग जानते हैं, नो डाउट। चलिए, अब अगला जो सूत्र है मित्रों उसको इसी जगह देखते हैं। अभी तो इस पे सही है, देखा जा सकता है। परः सन्निकर्षः संहिता, यही ना है संयोग संज्ञा, हाँ संयोग संज्ञा और संहिता। तो क्या है? परः सन्निकर्षः संहिता, है ना, यही सूत्र है संहिता। ठीक, अब यह मित्रों संहिता संज्ञा करता है। अब यह भी आप लोग जानते होंगे कि वर्णों की अत्यंत समीपता, वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता कहलाती है। ठीक, संहिता संज्ञा, यह भी मित्रों कैसा सूत्र है? तो संज्ञा सूत्र है, हम सभी लोग जानते हैं। यह भी कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। और यह क्या कहता है ना, किसकी कौन सी संज्ञा कर रहा है? संहिता संज्ञा। कब कर रहा है? करे परः सन्निकर्षः, अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता कहलाती है। और मित्रों अत्यंत समीपता का क्या कितना हो सकता है? ये समझ लीजिए कि दो वर्णों के बीच में कभी भी आधे मात्रा से कम समय का व्यवधान नहीं, मतलब उतनी समीपता उससे कम की नहीं हो सकती, कम से कम आधी तो रहेगी ही, है ना। तो अगर अत्यंत समीपता का हम लोग अर्थ ले तो यह आधा वाला आएगा, है ना, आधा मात्रा का होगा। ठीक, अब इनकी अत्यंत जब समीप हो जाएंगे मित्रों, तो इन दोनों की कौन सी संहिता होती है और कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संहिता संज्ञा। अब आप लोग फिर कहेंगे तो संहिता संज्ञा हो गया, तो इसका संहिता संज्ञा होने का फल क्या होता है, इसका प्रयोजन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो मित्रों सीधा सा है कि यह संहिता संज्ञा अगर नहीं होगी तो संधि इत्यादि कार्य भी नहीं होंगे। क्योंकि जब भी हम लोग सूत्र का अध्ययन करते हैं, कहते हैं इको यणचि, है ना, तो हम लोग मित्रों सीधा सीधा यही कह देते हैं कि इक के बाद अगर कोई भी यच होता है तो यण हो जाता है ना, यण संधि। ठीक, लेकिन कब हम लोग जो इसमें सटीक एक महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़ देते हैं कि संहिता का विषय होने पर, अगर संहिता का विषय नहीं है मित्रों तो यह संधि नहीं होगी, है ना।
तो यह संहिता संज्ञा होने का हम लोगों का जो प्रतिफल है वह है संधि इत्यादि कार्य करना। अब संधि कब होगी मित्रों, तो आप लोग जान ही रहे हैं कि संधि जो है कि समा एक पद में नित्य होती है, धातु उपसर्ग में नित्य होती है, समास में नित्य होती है ना, और उसके बाद वाक्य तु विवक्षा, वाक्य में विवक्षा के ऊपर। तो इस संहिता संज्ञा करने का मित्रों जो प्रतिफल है वह संधि इत्यादि करना। और भी आगे कार्य है, लेकिन संधि को हम लोग चूंकि ज्यादा है तो हम लोग इसी को मानते हैं। चलिए थोड़ा स्पीड को बढ़ा लेते हैं मित्रों। आगे है देखिए प्रगृह संज्ञा, इसको साफ कर लिया जाए। तो 17वें नंबर पर मित्रों जो सूत्र दिया है ना, उसी के आगे ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। यह मित्रों बड़ा ही महत्वपूर्ण संध सूत्र है ना। यह भी कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। और कौन सी संज्ञा करता है मित्रों, तो प्रगृह संज्ञा करता है। संधि में भी है, बड़ा इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए बड़ा ध्यान से समझिए इसको हम लोग, है ना। कह रहे ई उ ए, अर्थात मित्रों ईदंत, क्या ईदंत, और उ का मित्रों हो गया कि उदंत, और फिर कह रहे हैं कि ए अर्थात मित्रों एदंत, है ना। इनकी अगर यह इदंत उदंत एदंत अगर द्विवचनम अगर यह द्विवचन में होंगे तो इनकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। इदंत द्विवचन, है ना, सीधे के द्विवचन। ठीक, चलिए लिख भी लिया जाए द्विवचन, इदंत द्विवचन, उदंत द्विवचन और एदंत द्विवचन। ठीक, ये इनकी प्रगृह संज्ञा होगी। उदाहरण देखा जाए मित्रों, उदाहरण देखिए है हरि, है ना, हरि। ठीक, हरि है, अब हरि है, विष्णु है, हरि विष्णु और गंगे। यह बड़ा तेज मित्रों परीक्षा में उदाहरण दे करके पूछता है, एक चीज नोट कर लीजिए, है ना। हरि और हरस्व में दीर्घ हरि देगा विकल्प में, परीक्षा में पूछेगा कैसे, या दीर्घकार लगा देगा, हरस्वीकार लगा देगा, और इसमें भी हरस्वीकार ये लगा देगा, पूछ देगा निम्न में से किसकी प्रगृह संज्ञा है। तो याद रहे कि यह देखिए जब हम लोग हरि हरि हरया, है ना, हरि जब चलाते हैं रूप तो द्वितीय विभक्ति में बनता है ना, तो द्विवचन। ठीक, अरे हरि हरि हरया, ठीक, जब हम लोग रूप इसका चलाते हैं तो हरि ही हरि हरया, तो द्विवचन में बनता है ना हरि। ठीक, तो यह कह रहे हैं कि इदंत यानी कि दीर्घ होना चाहिए। देखिए दीर्घ लगा है, ए है, ये दीर्घ होना चाहिए इकार, और प्लस मित्र द्विवचन का होना चाहिए, तो इस हरि की प्रगृह संज्ञा। उसी प्रकार से द्विवचन में याद रहे, अगर एक वचन में बहुवचन में अगर दीर्घ रहेगा तब उसकी जो है कि नहीं होगी। यह द्विवचन होना चाहिए, इदंत दीर्घ होना चाहिए, इन तीनों को तभी होगा, नहीं तो मित्रों नहीं होगा। उसी तरह से देखिए गंगे का द्विवचन में दंत है, इसलिए यह प्रगृह संज्ञा है। अब आप लोग कहेंगे कि फिर से कि सर इसका जो है कि प्रगृह संज्ञक होने का प्रतिफल क्या है, तो मित्रों संधि में हम लोगों ने पढ़ाई है कि हरिधन एतव, हरिधन एतव। इसके लिए मित्रों अगला सूत्र जो आ जाता है प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। सूत्र को बहुत अच्छे से याद होगा आप लोगों को कि प्लुत प्रगृह अचि नित्यम सूत्र क्या कहता है कि प्रगृह संज्ञक होने के बाद, मतलब अगर प्रगृह संज्ञक के बाद अगर या तो फिर संधि नहीं होती, प्रकृति भाव हो जाता है। चलिए हम लोग प्रकृति भाव कर लेते हैं मित्रों, फिर क्या हो जाता है, सिर्फ हरि एतव। ठीक, यही उदाहरण बन जाता है ना। और आगे देखिए विष्णु इमव, विष्णु धन इमव, ठीक है ना। तो फिर यहीं पर सूत्र आ जाएगा कि प्रगृह संज्ञक के परे कोई अगर अकारांत करें अच परे होने पर फिर वह संधि नहीं होती। मित्रों यह परीक्षा का सारे के सारे प्रश्न है, फिर से एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि प्रगृह संज्ञक के बाद में कोई भी अगर अच परे होने पर आता है तो फिर उनकी संधि नहीं होती है, प्रकृति भाव हो जाएगा। अच देखिए यहां पर भी, अच यहां पर भी है, तो क्या हो जाएगा, विष्णु इमव, विष्णु इमव। उसी तरह से मित्रों क्या है, गंगे अमु, इसका क्या बनता है, गंगे अमु। ठीक, यहां पर भी सेम वही हो जाएगा, गंगे अमु। राइट मित्रों, चलिए ठीक है। तो हम समझते हैं प्रगृह संज्ञक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और
आगे और भी मित्रों, इसमें तो बस एक ही दिया है, आगे और भी ये प्रगृह संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, लेकिन वो संधि में सबके सब आई जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी हम लोग बाद में जहाँ पर आएंगे तहाँ पर देख लेंगे। और आज की कक्षा मित्रों हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और अब शाम को मिलेंगे हम लोग 7:30 बजे। और आप लोगों को मित्रों कक्षा कैसी लगती है, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैं और शॉर्ट में करके इसको जल्दी 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 पढ़ा के भगा के निकल चलूँ, जैसे मैंने बीच में 2 सूत्रों को पढ़ाया, तो आप लोग जैसा कहेंगे वैसे ही हम ये पढ़ाएंगे। कहेंगे सर गहराई से लेकर के चलिए, तो गहराई से हम लोग अध्ययन करते रहेंगे। जैसी आप लोगों की इच्छा मित्रों, कमेंट्स करके जरूर बताइए आप लोग। ठीक है, नमो नमः।